नमस्कार। नया सवेरा में आपका सबका स्वागत है। और आप जानते हैं कि जब सुबह की चाय और नाश्ते के साथ आपको ताज़ा तरीन खबरें चाहिए होती हैं तो आपको कहाँ आना होता है? जी हाँ, डीडी न्यूज़ के इस कार्यक्रम नया सवेरा में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सभी अहम खबरों के साथ। मैं हूं तेजेंद्र और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। बिल्कुल, और चाय की चुस्कियों के साथ आइए आज का सुविचार भी सुन लेते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ मैं कर सकता हूं तो ये विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं ये मेरा घमंड है। तो विश्वास के साथ आगे चलिए, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ आगे लेकर जाएगा। और जब हम खबरों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से तेजिंदर ने कहा, तो आज की जो अहम खबरें हैं उनमें से सबसे अहम खबर जो रही वो ये थी कि किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब IMF की बैठक है उसमें साफ तौर पर कहा कि एक वी पैटर्न हम अपनी आर्थिक व्यवस्था में देख रहे हैं, खासतौर पर उन प्रमुख क्षेत्रों में जहां सबसे ज्यादा खपत होती है, यानी कि बिजली की अगर हम बात करें और साथ ही साथ हम बात करें PMI इंडेक्स की, तो यहाँ पर आर्थिक प्रगति वापस लौटती हुई। और भी अन्य खबरें हैं। जानेंगे कि बिहार में इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ खास चल रहा है, और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश को लेकर क्या हाल है। खेल की खबरें भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का करेंगे जारी। हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में भी PM मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कई सकारात्मक संकेतों वाले क्षेत्रों में भारत में दर्ज की जा रही है वी पैटर्न में आर्थिक रिकवरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत किए गए उपायों की दी जानकारी। GST से राज्यों को नुकसान की भरपाई को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सुलझा विवाद। केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए बैंकों से कर्ज लेकर राज्यों को देगा। राज्यों के खाते में ये राशि मानी जाएगी कर्ज। हैदराबाद के कई इलाकों में पानी का स्तर हुआ कुछ कम। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बिहार में गरमाया सियासी प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे कई चुनावी रैलियों को संबोधित। RJD नेता तेजस्वी यादव का भी चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम। भारत के किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में कनाडा के जेसन एंथनी को हराकर डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, जबकि लक्ष्य सेन दूसरे राउंड में हारकर हुए बाहर। तो नया सवेरा में आइए रुक कर लेते हैं उन खबरों का जो राष्ट्रीय स्तर पर बटोर रही हैं सुर्खियां, और बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है आज क्या अहम करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। FAO के साथ भारत की दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाने के साथ ही ये आयोजन कृषि और पोषण को सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रतीक होगा। ये सरकार की भूख और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के संकल्प का एक प्रमाण भी है। इस कार्यक्रम को देश भर के आंगनवाड़ियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, जैविक और बागवानी मिशनों द्वारा देखा जा सकेगा। भारत का FAO के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। भारत ने 10 करोड़ से अधिक लोगों को लक्षित करते हुए एक महत्वाकांक्षी पोषण अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य शारीरिक विकास में बाधा, कुपोषण, अनीमिया और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्या से निजात पाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के लिए वैक्सीन यानी टीके के विकास और अन्य अनुसंधानों की समीक्षा की है। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान PM मोदी ने टीकों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण तंत्र का भी जायजा लिया। इसमें पर्याप्त खरीद के लिए तंत्र, थोक भंडार के लिए प्रौद्योगिकियों, वितरण के लिए शीशियों को भरना और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना शामिल है।
बैठक में प्रधानमंत्री ने देश और पूरे विश्व के लिए किफायती और आसानी से उपलब्ध होने वाले परीक्षण तकनीक, टीका और दवा मुहैया कराने के लिए भारत के संकल्प को दोहराया। बैठक में उन्होंने टेस्टिंग तकनीक, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दवाओं के बारे में भी हो रहे अनुसंधानों और अन्य उपायों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने भारतीय वैक्सीन डेवलपर्स और निर्माताओं द्वारा कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने ऐसे सभी प्रयासों के लिए सरकारी सुविधा और समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि सीरो सर्वेक्षण और टेस्टिंग दोनों को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, नियमित रूप से तेजी से और सस्ते में परीक्षण करने की सुविधा सभी को जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक चिकित्सा उपचारों के निरंतर और कठोर वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने इस कठिन समय में साक्ष्य आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ निरंतर सतर्कता और उच्च स्थिति की तैयारी का आह्वान किया। तो लगातार प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जिस तरीके से कोविड के खिलाफ जंग में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो जंग जारी रहे, बल्कि और तेजी पकड़ती रहे। और समय समय पर इस तरह के मीटिंग्स वो करते रहते हैं, जानकारियां लेते रहते हैं। और बेहद अहम है कि किस तरह से जब वैक्सीन आएगी उसका वितरण कैसे होगा, उसकी तैयारी अभी से हो रही है, बेहद अहम। बिल्कुल, और इसीलिए जिस तरह से हमने एक मुहिम शुरू की है कि किस तरह से आपको मास्क पहनते हुए बाहर निकलना है, हैंड सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, क्योंकि आगे आने वाला त्योहारी सीजन है। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो आह्वान अपने ट्वीट के माध्यम से पिछले हफ्ते किया था, कहीं ना कहीं इसी कड़ी में जो ये समीक्षा बैठक की जाती है और खासतौर पर कोविड से निपटने के लिए ये काफी अहम है। आइए रुक कर लेते हैं अन्य खबरों को और बात कर लेते हैं लद्दाख में सीमा पर पिछले कुछ समय से चीन की गतिविधियों की, जिसकी वजह से तनाव जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है। इसी संदर्भ में गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी निशाना साधा और वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उस दावे का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि भारत ने बातचीत की इच्छा जताने वाला संदेश भेजा था। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का क्रम जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। If that underlying peace and tranquility is disturbed, if the agreements which the two sides signed are not honored, then clearly that is the primary cause of the disruption. So I don't think we should get into other issues which frankly have nothing to do with the situation currently in Ladakh. Discussions with the Chinese are concerned. Yes, I met my counterpart in Moscow on the sidelines of the SCO Foreign Ministers meeting. We had a discussion and we agreed on the importance of early disengagement. उधर विदेश मंत्रालय ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. Arunachal Pradesh is also an integral and inalienable part of India. This fact has also been clearly conveyed to the Chinese side on several occasions, including at the highest level. सीमा पर निर्माण को लेकर चीन की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार आर्थिक विकास, भारत की सुरक्षा और सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर भी कड़ा निशाना साधा और कहा कि वो अब भी सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उस दावे का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि भारत ने बातचीत की इच्छा जताने वाला संदेश भेजा था। भारत का कहना है कि ये घरेलू विफलताओं से ध्यान हटाने का पाक का प्रयास है। We have seen reports on the interview by a senior Pakistani official to an Indian media outlet
and he has commented on India's internal matters. As always, this is Pakistan's effort to divert attention from domestic failures of the present government and mislead its domestic constituents by pulling India into headlines on a daily basis. The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him are contrary to facts on the ground, misleading and fictitious. The Pakistani leadership continues to indulge in inappropriate, provocative and hate speech against India. Such support to terrorism against India and use of derogatory and abusive language are not conducive to normal neighborly relations. कुल मिलाकर भारत ने अपने दोनों पड़ोसियों को साफ कर दिया है कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही भारत ने पाक को एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं और भारत का यह रुख अब भी कायम है। डीडी न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। बैठक में विचार विमर्श आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा पर आधारित था, जिसका शीर्षक था कैटलाइजिंग द रिजिलिएंट रिकवरी। बैठक में निर्मला सीतारमण ने भारत में तीव्र और मजबूत आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किए गए उपायों की जानकारी दी। सीतारमण ने कहा कि कम आय वाले और विकासशील देशों में पुनर्वास के प्रयासों को किसी भी तरह से कम नहीं होने देना चाहिए। 6 million women and 28 million elderly and disabled population. Free food grains to 750 million people. Free pulses to 187 million households and employment to 80 million wage earners. वित्त मंत्री ने विनिर्माण, पीएमआई समेत कई उच्च आवृत्ति के आंकड़ों के आधार पर गिरावट के बाद तीव्र गति से पुनरुद्धार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए $10 अरब के उपायों की हाल में घोषणा की गई है। In the month of September 2020, presenting a strong recovery prospect for the manufacturing sector. To stimulate consumer spending, measures worth $10 billion were announced recently. I would like to conclude by highlighting two institutional issues of the fund. First, the IMF responded to the members' needs for instant relief from COVID-19 impact through its rapid financing toolkit. और अब बात बिहार के चुनावी रण की। चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ ही महागठबंधन ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। महागठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा को बांकीपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। इस बीच आज प्रचार रैलियों के साथ चुनाव प्रचार भी गति पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद और अरवल में रैलियां करने वाले हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बांका और नवादा में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी आज राज्य में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव प्रचार जारी है। बसपा प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ संयुक्त चुनावी रैलियां करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार दिव्यांगजन और 80 से ऊपर के लोगों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए बिना वोट डालने के लिए जो विकल्प प्रदान किया है। साथ ही राज्य के गया जिले में 9000 मतदाताओं ने घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सहमति दी है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में प्रशासन के सामने कोविड-19 गाइडलाइंस को पालन करके सुरक्षित चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने का विकल्प पेश किया है।
जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 9,000 मतदाताओं ने इस सुविधा का इस्तेमाल करने पर अपनी सहमति जताई है। जितने भी 80+ हमारे इलेक्टर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है वोटर लिस्ट के आधार पर, और उनके घरों पर उनको 12D फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो वोट कर सकते हैं। उनको पोलिंग स्टेशन अगर नहीं आ सकते हैं तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए भी ये फॉर्म 12D उपलब्ध कराया गया है, और उन्होंने भी अपनी कई जगहों पर सहमति दी है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ साथ प्रशासन ने निश्चित समय में PPE किट्स पहने चुनाव कर्मचारियों की मदद से संदिग्ध कोविड-19 मरीजों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने के इंतजाम भी किए हैं। बेशक चुनाव आयोग की इन तैयारियों से उपजे सुरक्षा बोध ने मतदाताओं को खुश और संतुष्ट किया है। हम लोग को चलने में बहुत दिक्कत होता है तो चल नहीं पाते हैं, इस वजह से घर ही में ठीक हुआ। हम लोग चल नहीं पाते हैं, बाहर कैसे जाएंगे, बीमारी के डर से नहीं जा सकते हैं, तो घर में अच्छा रहेगा, घर में दे सकते हैं। कोरोना संकट काल में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव में बढ़ी हुई चुनौतियों के मद्देनजर मतदाता ठीक ठाक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों के स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कोविड-19 को लेकर सीनियर सिटीजन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए मतदान के समय, वो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसको लेकर कई सारे कदम जो है प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 12D फॉर्म, जो कि यहाँ के जो एक सेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन हैं उनको दिया गया है, ताकि वो बैलेट पेपर के माध्यम से घर बैठे जो है वो मतदान कर सके। सहयोगी सत्यप्रकाश दुबे के सामने योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, गया, बिहार। और बिहार के चुनावी रण पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। सलमान, हम इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बिहार का ये चुनाव अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये कोरोना काल में होने जा रहा है, लेकिन सबसे अहम यह है कि किस तरह से अब पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल भी कर सकेंगे वो लोग जो कि 80 साल से ऊपर हैं या दिव्यांगजन हैं। एक अच्छा कदम, ताकि वो घर बैठे ही अपने उम्मीदवारों को चुन पाए। जी बिल्कुल आंचल, ये इस बार की अनूठी व्यवस्था है जिसके जरिए जो दिव्यांगजन हैं या जो वृद्धजन हैं जिनको कोविड का खतरा है, उनको घर पर ही फॉर्म 12D भरवा करके बैलेट पेपर दिया जाएगा और घर से ही फॉर्म्स कलेक्ट किए जाएंगे। और ये जैसा कि सुनील अरोड़ा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा था कि हर बार चुनाव आयोग कुछ नए काम करता है, कुछ उल्लेखनीय काम करता है, और इस बार का उल्लेखनीय काम कोविड की चुनौती में मतदाताओं के जो मत करना चाहते हैं 100% उन तक पहुंच होनी चाहिए चुनाव आयोग की, तो उसी के मद्देनजर ये काम किया जा रहा है ताकि कोई भी मतदाता छूटने ना पाए। साथ ही साथ जो आइकन बनाए गए हैं दिव्यांगों के लिए अलग से हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, वो लोग जागरूक कर रहे हैं। और कल ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 20 बसों पे जागरूकता के संदेश लिख करके CEO ने बिहार के रवाना किया है, और इस तरह से जागरूकता का बहुत सारा अभियान चलाया जा रहा है बिहार में, ताकि कोई वोट देने से छूटने ना पाए। जी आंचल, और इसके अलावा जैसा कि आपने भी बताया कि आज नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है 94 सीटों के लिए जो द्वितीय चरण में चुनाव में जाने वाली हैं। इनमें राजधानी पटना की ज्यादातर सीटें हैं जो कि अपने हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिहाज से हो गई हैं, क्योंकि पटना की जो मुख्य शहर के बीचों बीच की सीट है बांकीपुर, वहां जैसा कि आपने भी बताया कि बड़े नामचीन लोग, और यहाँ पे जो चुनावी जंग है बहुत दिलचस्प होगी, ऐसा देखने को मिल रहा है देखने को। और अगर सलमान, अगर ओवरऑल बात की जाए तो जिस तरह से महागठबंधन ने अपनी सभी सीटों का पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो इस दौरान कौन से अहम नाम सामने आए हैं? क्या देखने को मिल रहा है? युवाओं को तरजीह दी गई है या फिर जो एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं उन्हीं को दोबारा उतारा गया है? कुछ अहम नाम इस दौरान जो सामने आए हैं जिन पर राजनीतिक हलकों में चर्चा है।
जी, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है जो लालू परिवार से आते हैं, जिन्हें कहा जाए तेज प्रताप और तेजस्वी, ये दोनों अपना नामांकन पत्र भर चुके हैं। राघोपुर से तेजस्वी ने भरा है और लेकिन बहुत सारे विवादित नाम भी हैं इसमें जो बड़े हैं। जैसे आपने युवा की बात की तो बहुत सारे चेहरे युवा तो लाए गए हैं, लेकिन जिनके एंटीसीडेंट्स ठीक नहीं है। ये अक्रॉस द पार्टी बहुत सारी पार्टियों में ये देखने में आ रहा है। जैसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो 1066 में से 319 जो चुनाव आयोग की जो आधिकारिक लिस्ट जारी की गई है उसमें 319 लोग ऐसे हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। तो तस्वीर थोड़ी बदली है, बहुत कम बदली है, लेकिन कमोबेश स्थिति वही है जो हर चुनाव में होता है कि जो सीट जीतने वाला कैंडिडेट होता है आमतौर पर पार्टियां उसी को वोट देती हैं। जैसे रामा सिंह का एक नाम सुना जा रहा है जिसकी वजह से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से खफा भी हो गए थे, उन्होंने भी पर्चा भरा है। और दूसरी चीज एक जो नई हुई है कि जो पुष्पम प्रिया चौधरी एक इधर उभरी हुई नेता है प्लूरल्स पार्टी की, वो भी बांकीपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं और वो पढ़े लिखे लोगों को तरजीह दी है उन्होंने और बहुत सारे युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। तो अभी मिक्स्ड माहौल है, लेकिन ज्यादा पड़ रहा हम देखते हैं कि भारी जी बिल्कुल, जहां पर युवाओं को तरजीह है, शिक्षित उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है, साथ ही साथ बड़े नाम भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं। तो मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा, खासतौर पर जब हम पूरे बिहार चुनावों का अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बहुत अहम रहेगा इस बार का चुनाव क्योंकि बहुत नए नए समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। और खास बात जैसे हमने अपनी खबर में भी दिखाया, जैसे हम बात भी कर रहे थे, चुनाव आयोग द्वारा बहुत ही अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। जैसे 80 साल से ज्यादा जो व्यक्ति हैं या दिव्यांगजन हैं वो घर से ही बैलेट के जरिए भी वोट कर सकते हैं। रुक करते अगली खबर का जो कि चुनाव आयोग से ही जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले चुनाव से जुड़े जिलों के 12 संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर्स के तबादलों को रद्द करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 8 अक्टूबर को अधिकारियों की तबादला सूची जारी की थी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान बगैर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श या अनुमति के अफसरों के ट्रांसफर नहीं हो सकते। आयोग ने यह भी तय किया कि राज्य के चुनाव वाले जिलों में अगर किसी खाली पद को फौरन भरने की जरूरत पड़ी तो उपयुक्त अधिकारियों के नाम का पैनल तैयार रहेगा। और आइए अब जिक्र कर लेते हैं कि किस तरह से बारिश को लेकर जो पिछले कुछ 2-3 दिन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो हालात थे और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, इन सारी खबरों को अब देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राज्य बारिश के कहर का सामना कर रहे हैं। हालांकि हैदराबाद के कई इलाकों में पानी का स्तर कुछ कम हुआ है। तेलंगाना में भीषण बारिश से प्रभावित हैदराबाद और अन्य स्थानों में राहत अभियान जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा। राज्य में भारी वर्षा और अचानक आई बाढ़ के कारण 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया है कि पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए तुरंत मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने राहत उपायों को लेकर कल मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। 61 राहत केंद्रों का संचालन किया जा रहा है तथा जरूरत पड़ने पर और केंद्र खोले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद शहर के कई प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वहीं आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। भारी बारिश के चलते 98 गांव पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से राज्य के 6 जिलों में फसलों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए 17 एनडीआरएफ की टीमों को विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ से निपटने के लिए तैनात किया है। उधर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
और अब बात नीट की परीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज नीट 2020 परीक्षा के नतीजे जारी करेगी। देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन गत 13 सितंबर को हुआ था, जिसमें करीब 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थी नीट की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा के नतीजे देख सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल नीट परीक्षा का आयोजन 2 बार पहले मई और फिर जुलाई में टल चुका था। और इस पूरी खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ। तो निशांत, आखिरकार वो दिन आ गया, आज नतीजे घोषित हो जाएंगे। नीट परीक्षा के छात्र जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था, उनके लिए आज इंतजार खत्म। जी बिल्कुल, 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। काफी लंबा इंतजार रहा, हालांकि परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी, लेकिन लंबा इसलिए रहा क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पहले 3 मई की परीक्षा होनी थी और उसके कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। उसके बाद 26 जुलाई को निर्धारित की गई थी, तब भी नहीं हो पाई और आखिर में 13 सितंबर को हुई। और अगर ये 3 मई को परीक्षा हो जाती तो 4 जून तक नतीजे आ जाते। तो कुल मिलाकर ये कि 4 महीने से अधिक का इंतजार रहा, वो अब खत्म होने वाला। और निश्चित तौर पर ये काफी अहम दिन होगा छात्रों के लिए, और क्योंकि काफी लंबी तैयारी करते हैं छात्र, सालों साल तैयारी, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नीट परीक्षा में क्वालिफाई करना उनका सपना होता है। तब उनका निश्चित तौर पर एक इतना लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आज वो घड़ी आ गई है जब वो उनके नतीजे उनके सामने आएंगे। और अगर नीट परीक्षा की बात करें आंचल, तो काफी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि देश भर के तमाम जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं या फिर डेंटल कॉलेज होते हैं, उनमें जो MBBS या BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसके जो पाठ्यक्रम होते हैं, उसकी भी पढ़ाई को, उसका जो दाखिला होता है, उसका दाखिला नीट परीक्षा के जरिए ही होता है। इसके अलावा जो आयुष के जितने भी कॉलेजेस हैं, वेटरनरी साइंसेज के कॉलेजेस हैं, वहां भी दाखिला जो होता है वो नीट परीक्षा के जरिए ही होता है। तो निश्चित तौर पर काफी विकट परिस्थिति थी। नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर कई लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता, और यही वजह है कि 1 साल बर्बाद होने से बचाने के लिए बिल्कुल ये एग्जाम कराया गया। बहुत कोशिश की कि समय पर परीक्षा को आयोजित किया जाए। जी बिल्कुल, और परीक्षा आयोजित की गई और आज नतीजे आने वाले। जी निशांत, बिल्कुल इंतजार रहेगा आज इन नतीजों का। यकीनन उन अभ्यर्थियों को ज्यादा इंतजार रहेगा जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और अब वो इन नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यकीनन बेहद अहम दिन उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने लंबा परिश्रम किया है, क्योंकि मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे या 11वीं 12वीं में थे तो तैयारी करते थे एग्जाम्स की, तो पूरे 2-2 साल का पढ़ाई के बाद उसके बाद एग्जाम की तैयारी होती थी, और जब एग्जाम देने के बाद नतीजे का दिन आता था तो एक अलग ही अंदर से एक जज्बा, या कह सकते हैं एक अलग ही एहसास होता है कि क्या होगा एग्जाम में। और आज उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने कड़ी परिश्रम की है उनको उनके नतीजे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अहम रहा। और कैसे पेरेंट्स का भी एग्जाम होता है, और खास तौर पर छात्रों के साथ। और स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी कि किसको कौन से कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जीएसटी से राज्यों का नुकसान की भरपाई को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच विवाद सुलझ गया है। केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए बैंकों से कर्ज लेकर राज्यों को देगा। राज्यों के खाते में ये राशि कर्ज मानी जाएगी। इस कदम से केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे पर भी कोई असर नहीं होगा। केंद्र द्वारा एक मुश्त उधार लेने से राज्यों के लिए अलग अलग ब्याज के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और स्पेशल विंडो से कर्ज लेना आसान होगा। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लंबे समय से इस विवाद के सुलझने का इंतजार था, आखिरकार ये विवाद सुलझ गया है। आप हमें थोड़ा सरल भाषा में बताइए कि क्या था ये विवाद और अब आगे किस तरह से ये सुलझा है, आगे क्या होगा इसमें? देखिए, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो कोविड की वजह से मुश्किल फैली है, उसकी वजह से जो भारत में भी उसका असर दिखा है, और सबसे ज्यादा असर जो है वो रेवेन्यू को आया है। आपको याद होगा जब जीएसटी 2017 में लागू किया गया था तो एक नया एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट में, जिसको आप कंपनसेशन एक्ट बोलते हैं। उसमें कहा गया था कि राज्यों को राजस्व की हानि अगर होती है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, तो पहले 5 साल में जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र करेगा। किसी ने भी
न तो एम्पावर्ड कमेटी ने, न तो जीएसटी काउंसिल ने, न फिर किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर या किसी एक्सपर्ट ने कोविड जैसे बड़ी महामारी का प्रेडिक्शन किया था। इसलिए कोविड जैसी स्थिति में क्या होगा इसका आकलन न किसी ने किया था, न ही कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन किया गया था। अब जब राज्यों को भारी नुकसान हुआ, ये नुकसान 1,10,000 करोड़ रुपए का हुआ है, तो ये पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल था। तो जीएसटी काउंसिल ने कहा कि ठीक है, हम इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसका समाधान क्या निकलता है। तो काउंसिल ने कहा कि या तो दो ऑप्शन है कि काउंसिल बोरो करे या फिर राज्य सरकारों को कहा जाए कि वो राज्य सरकार बोरो करके इसको क्षतिपूर्ति करे। तो केंद्र ने राज्यों को लिखा और 21 से ज्यादा राज्य सहमत हो गए करने के लिए बोरो, लेकिन 8 राज्य ऐसे थे जिनको अभी भी कोई दिक्कत थी और वो कह रहे थे कि नहीं, सेंटर को बोरो करना चाहिए और राज्य सरकारों को बोरो करने के लिए हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति की भरपाई करेगा। अब ये रास्ता उसके बाद केंद्र ने कहा कि ठीक है, आप लोग बोरो कीजिए, लेकिन हम आपको और थोड़ा सा आसान बना देते हैं, आपकी कहानी को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। अलग अलग राज्य आरबीआई के पास आए और अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे बोरो करे, अलग अलग बोली लगाए, उसमें बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और बहुत ही मुश्किल हो जाएगी राज्यों को। तो ऐसा करते हैं कि केंद्र सरकार जाकर के एक मुश्त एक स्पेशल विंडो आरबीआई से कर्ज देती है और उसको सीधे ट्रांसफर कर देती है। ये केवल प्रोसीजरल इशू है कि केंद्र ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट केवल बोरो करेगी आरबीआई से। तो 30 राज्यों की बजाय अब केवल एक केंद्र जाएगा आरबीआई के पास, कहेगा साहब आप मुझे बोरो करने के लिए अनुमति दीजिए, 1,10,000 करोड़ रुपया मैं उधार लेता हूं और सभी राज्यों को जितना उनका लॉस है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। बाकी सारी स्थिति बिल्कुल वैसी है। ये कर्ज माना जाएगा राज्यों का, इसका इंटरेस्ट राज्यों को नहीं देना है, इसका प्रिंसिपल राज्यों को नहीं देना है। ये कॉम्पनसेशन सेस जब 2022 के बाद इकट्ठा होगा तो उसका इंटरेस्ट भी जाएगा, प्रिंसिपल भी जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। जहां आपको 30 तरह के अलग अलग ब्याज दरें मिलने वाली थी राज्यों के लिए, अब केवल एक ब्याज दर पर केंद्र इसको बोरो करेगा और राज्यों को दे देगा। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया हो गई है। राज्यों के लिए भी खुशी की बात है, केंद्र के लिए भी जो बातचीत की इतनी परेशानी थी अब समाप्त हो गई है और अब ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल, और ये खुशी चेहरों पर राज्य के देखी जा सकती है। लेकिन सबसे अहम ये भी है कि सरकार ने ये भी कहा है अजय कि उसके फिजिकल डेफिसिट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये संशय भी जताया जा रहा था कई हलकों द्वारा कि शायद अगर केंद्र कर्ज देता है तो उसके फिजिकल डेफिसिट पर असर पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल था और ये बहुत अहम सवाल आपने किया आंचल कि ऑलरेडी जो बोरोइंग है, यानी जो उधार लेती है केंद्र सरकार आरबीआई से, वो पिछले साल के मुकाबले इस साल के पहले 6 महीने में ही वो पूरा हो गया है। तो आप देखिए पूरे साल भर में 12 लाख करोड़ रुपए का उधार लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा इस साल के लिए जो बोरोइंग कैलेंडर है। अब अगर इसके बाद 1,10,000 करोड़ रुपए का और उधार बढ़ता तो ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई के लिए, उस पर नकारात्मक असर पड़ता। इसलिए केंद्र बार बार ये कह रहा था कि राज्यों के कैपिटल रिसीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और राज्यों के लिए ये लोन होना चाहिए। हालांकि इसकी जो सर्विसिंग है वो तो कंपनसेशन सेस से की जाएगी, जिसका फैसला जीएसटी काउंसिल बहुत अहम आपने जो कोविड के दौरान ही नहीं, आपको याद होगा कि जो 2,35,000 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि कुल मिलाकर राज्यों को हुई है, उसके लिए भी केंद्र ने कहा था कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको अपनी पूरी जो स्टेट का जीडीपी होता है, पहले उनको केवल 3% आरबीआई से उधार लेने की छूट होती थी, केंद्र ने उसको बढ़ा करके 5% कर दिया है। और आपको बताएं अभी तक किसी भी राज्य ने 3% की सीमा भी क्रॉस नहीं की है। तो 3% की सीमा क्रॉस, ये ऐसा मुश्किल वक्त है कि पैसा आपको लेना पड़ेगा, राजस्व नहीं आ रहा है तो आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन इसका जो पूरा रास्ता है, डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी अर्थव्यवस्था की गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए राज्यों को बार बार कहा जा रहा था कि आप आइए, आगे आइए और बोरोइंग कीजिए। और सभी राज्य अब लगता है कि खुश भी होंगे कि जो उनकी खासतौर पर पंजाब जैसे राज्य जो कह रहे थे कि जी हम बिल्कुल इसीलिए ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये विवाद सुलझा है, सभी के लिए अहम मौका, सभी के लिए विन विन सिचुएशन इसको कह सकते हैं अजय। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को इस सरल भाषा में हम सब तक पहुंचाने के लिए।
बिल्कुल, रुक करते हैं अगली खबर का और देख लेते हैं कि अगली खबर क्या है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी संशोधित कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करवाने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा मुख्यालय दिल्ली से वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़ी। स्मृति ईरानी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सड़क से संसद तक जनता को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई आंच नहीं आएगी। फिर भी पंजाब में और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर कृषि संशोधन बिल के खिलाफ भ्रम फैलाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार के समय किसानों से एमएसपी पर काफी ज्यादा खरीद भी हुई और फसलों के एमएसपी में इजाफा भी खूब किया गया। जब बिल में यह सुनिश्चित किया गया कि किसान को उसकी फसल का भुगतान 3 दिन में करना ही पड़ेगा, तो किसान के विरोध में खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। जब बिल में यह सुनिश्चित किया गया कि किसान की जमीन ना बेची जा सकती है, ना गिरवी रखी जा सकती है, ना ही फिरौती में किसान की जमीन को कोई भी हाथ लगा सकता है, तो व्याकुल हुई कांग्रेस पार्टी कि जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दामाद ने किसानों की जमीनें लूटी हों, वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि किसी कानून के माध्यम से किसान की जमीन सुरक्षित रहे। और रेल की बोगियों में साधारण स्लीपर कोच खत्म नहीं होगी और त्योहारों के मौसम में लिया भारतीय रेल ने 30 नवंबर तक 416 ट्रेनें चलाने का फैसला। साथ ही किसानों को फल और सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है। कोरोना काल में भारतीय रेल मुसाफिरों के साथ कैसे डटी रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। रेल की बोगियों में साधारण स्लीपर कोच की संख्या न घटेगी और न खत्म होगी। भारतीय रेल ने यह साफ किया है कि मुसाफिर अफवाहों पर ध्यान न दें, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि कोरोना काल में भारतीय रेल पूरी मुस्तैदी के साथ मुसाफिरों के साथ खड़ा है और हर संभव सुविधाएं मुहैया करा रहा है। नॉन एयर कंडीशन ऑर्डिनरी स्लीपर कोच की बात है, उसकी कोई संख्या कम नहीं होगी, वो वैसी ही चलती रहेगी। रेलवे बोर्ड के सीईओ ने कहा कि कोरोना की कठिन घड़ी में भारतीय रेल ने 682 स्पेशल ट्रेनें अब तक चलाई हैं और अब त्योहारों के मौसम में 616 ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाने की योजना बनाई गई है, ताकि मुसाफिरों को अपने मनचाहे गंतव्य स्थल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस समय तक हमने करीब 682 स्पेशल ट्रेनें अनाउंस की हुई हैं जिनका ऑपरेशन चल रहा है और इसके अतिरिक्त 30 नवंबर तक फेस्टिवल रश को मैनेज करने के लिए 416 ट्रेनें हमने और अनाउंस किया है, जो कि 30 नवंबर तक ऑपरेट की जाएंगी। किसान रेल एक्सप्रेस ट्रेन की सफलता से उत्साहित भारतीय रेल मांग के मुताबिक किसान रेल चलाने को प्रतिबद्ध है। साथ ही फल और सब्जी की ढुलाई पर भारत सरकार 50% किसानों को सब्सिडी भी देगी। किसान भाई हैं जो फल और सब्जी पैदा कर रहे हैं, उनको अपने फल और सब्जी को एक तरह से सब्सिडाइज रेट पे ट्रांसपोर्ट करना संभव होगा। साथ ही कोरोना काल में माल ढुलाई में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर में 15% और अक्टूबर में 18% माल ढुलाई में वृद्धि हुई है। त्योहारों के मौसम में मुसाफिरों के सफर को सुहाना बनाने के लिए भारतीय रेल हमेशा से प्रयत्न करता रहा है। अब जबकि कोरोना की चुनौतियां हैं, त्योहारों का मौसम भी है, ऐसे में भारतीय रेल कमर कसकर तैयार हो रहा है कि कोरोना चुनौतियों के बीच कैसे मुसाफिरों को उनकी जान बचाते हुए गंतव्य तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन शुभम के साथ रेल भवन नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बहुत अहम फैसला है ये तेजिंदर, क्योंकि हम जानते हैं आगे आने वाले समय में त्यौहार आने वाला है। दिवाली की अगर हम बात करें, दशहरा है, फिर छठ का भी त्यौहार है, तो उस लिहाज से काफ़ी अहम कदम। और देश भर की इन खबरों के बाद आइए अब रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का।
वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या 3,91,50,000 से अधिक हो गई। पिछले 24 घंटों में 3,82,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए। वहीं अब तक इससे 11,02,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,93,62,000 से ज्यादा है। फिलहाल दुनिया भर में 87 लाख के करीब कोरोना वायरस में सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में अब तक 82,14,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इससे 2,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 26,80,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। ब्राजील में संक्रमण के मामले 50 लाख से अधिक और करीबन 71,000 के आसपास है। इससे मरने वालों की संख्या 1,52,000 से ज्यादा है। ब्राजील में फिलहाल 4,19,000 सक्रिय मामले हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 टेस्ट के लिए एक रैपिड किट को तैयार किया है जो महज 5 मिनट में परिणाम दे सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस किट का इस्तेमाल हवाई अड्डों, संगीत समारोहों जैसे जगहों पर कोविड परीक्षण के लिए किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उम्मीद जताई है कि अगले साल की शुरुआत में इस किट का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही 6 महीने के अंदर एक अनुमोदित उपकरण भी उपलब्ध होगा। यह उपकरण कोरोना वायरस का पता लगाने और सटीकता के साथ इसे अन्य वायरस से पृथक करने में सक्षम है। खबर थाईलैंड से, जहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ अब राजा के साथ प्रधानमंत्री को निशाना बनाने वाले संवेदनशील समाचार के प्रकाशन को रोकने के बाद गुरुवार को थाईलैंड सरकार ने प्रदर्शन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 4 लोगों से अधिक की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने वाले आपातकालीन उपायों की अवहेलना कर प्रदर्शन में आगे बढ़ने के बाद छात्र नेता पांचुया रुंग को गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध आंदोलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री को हटाना है। दावा किया है कि उन्होंने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए पिछले साल एक चुनाव में हेरफेर किया था। प्रधानमंत्री प्रायुत का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष था। प्रदर्शनकारियों की एक मांग ये भी है कि एक नया संविधान आए और राजा की शक्तियों में भी कमी आए। लंदन आज से कोविड-19 लॉकडाउन के दूसरे दौर में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजधानी में बढ़ते कोविड मामलों की रोकथाम के लिए नए और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की। ब्रिटेन में कोविड-19 के मामले 6,73,000 से अधिक हैं, जबकि इससे 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 90 लाख की आबादी वाले लंदन और इसके सीमावर्ती काउंटी एसेक्स को हाई अलर्ट के स्तर पर रखा गया है। लॉकडाउन के पूर्व इन्हें मध्यम अलर्ट के स्तर पर रखा गया था। खबर रशिया से, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी शीर्ष रूसी अधिकारियों पर अप्रत्याशित रूप से क्रेमलिन के आलोचक अलेक्सी नावाल्नी को जहर देने के लिए प्रतिबंध लगाया। यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम यूरोपीय लोग रासायनिक हथियारों के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मॉस्को के साथ वार्ता का आह्वान किया। क्रेमलिन ने मॉस्को के खिलाफ जानबूझकर और अमित्र कदम के रूप में प्रतिबंधों की निंदा की और प्रतिशोध का वादा किया। और नया सवेरा में खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए अब देखते हैं हमारा खास सेगमेंट खबरें वेब से।
और वेब से खबरें पहुंचाने के लिए हमारी सहयोगी मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, आज कौन सी ऐसी खबरें हैं, अखबारों की सुर्खियां जो वेबसाइट्स पर अहम हैं, और साथ ही सोशल मीडिया पर क्या हलचल है? जी बिल्कुल तेजिंदर, हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी पहली खबर के साथ। पहली खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है कि अगले कुछ महीनों में भारत को कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है और उसके बाद टीका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भारत जुट जाएगा। तो एक उम्मीद की किरण जताई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन हाथ ना लगे तब तक सामाजिक वैक्सीन का उपयोग करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। अगली खबर का रुख करते हैं। हमारी दूसरी खबर है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ जी मेघना, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करना है उसके बारे में चर्चा की। उसके साथ ही किस तरीके से डिजीज अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जाए, हॉस्पिटैलिटी में जो भी क्षेत्र में लोग उससे संबंधित हैं उन लोगों को, उसके साथ ही घरेलू टूरिज्म को किस तरीके से उस ट्रैवल को बढ़ावा दिया जाए, हॉस्पिटैलिटी में किस तरीके से नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस पर जो अन्य राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर्स थे उनसे चर्चा की है। तो ये ट्वीट में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यह जानकारी साझा की है। अगली खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर है जो संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को प्रकाशित किया। इसके साथ ही अन्य कई अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से इसलिए प्रकाशित किया है क्योंकि बहुत समय से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो प्रबंधन से या जो कलाकार थे वो उम्मीद कर रहे थे कि कब जो मानक संचालन प्रक्रिया है, जो एसओपीज हैं वो आए और उसके बाद वो कार्यक्रम शुरू कर सके। तो ये एक बहुत अहम खबर है। इसमें एसओपीज में ग्रीन रूम के लिए, स्टाफ के लिए और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और उसके साथ ही जो ऑडियंस है उसको किस तरीके से एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है और उसके साथ ही जो एहतियाती कदम जितने भी हैं उसको भी इस एसओपी में शामिल किया गया है। तो बहुत ही विस्तृत एसओपीज हैं जिनका पालन किया जाना है। अगली खबर है ईपीएफओ की खबर है। ईपीएफओ ने शुरू की है व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा और अगर इसके जो भी क्षेत्रीय 138 जो रीजनल सेंटर्स हैं ईपीएफओ के, वहां पर लोग व्हाट्सएप की मदद से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर सभी रीजनल केंद्रों के जो नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स, वो मौजूद हैं। तो अब लोगों को अपनी शिकायत पहुंचाने का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ये जो प्रक्रिया है उसे भी बहुत सीमलेस बना दिया गया है। अगली खबर, पांचवी खबर है हमारी। इंडिया इन वेंचुरिंग ने एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो साझा किया है और उसमें वोकल फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया हैशटैग को प्रमोट किया है। जिस तरीके से हम वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं उसी तरीके से भारत के अतुलनीय और अद्भुत खजानों को जीआई टैग के माध्यम से किस तरीके से जो जीआई टैग है जिन प्रोडक्ट्स का उनको प्रमोट किया जाए उसके संबंधित ये वीडियो है। तो इस वीडियो से सेगमेंट काम करते हैं। हैशटैग वोकल फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के साथ जो ये वीडियो है ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के पथ पर तो हमें आगे बढ़ाएगा ही और साथ ही साथ वैश्विक पटल पर भारत की छवि को और मजबूत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियों और खबरों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब जानते हैं कि कारोबार जगत में क्या कुछ है खास। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे कई प्रमुख आकर्षण के केंद्र फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली हाट।
आइए हम आपको आज इसी की सैर करवाते हैं। दिल्ली हाट में प्रवेश करते ही लगता है कि हम किसी अपने ग्रामीण हाट बाजार में आ गए हों। शांत परिवेश, पारंपरिक पहरान और खान पान, हस्तकला और रंग बिरंगे सजावट के सामान, पारंपरिक नृत्य आदि की छटा देखते ही बनती है। यहाँ आपको एक मिनी भारत देखने को मिलेगा। कहीं गुजराती अजरक प्रिंट दिखेगा तो कहीं कश्मीरी पश्मीना, कहीं आपको नागालैंड के बैम्बूज हॉट चिकन की खुशबू आएगी तो कहीं महाराष्ट्र के मिसल पाव की। यहाँ लोगों को हर प्रकार की शॉपिंग से लेकर खाने पीने और मनोरंजन तक सबका बम्पर पैकेज मिलता है। कोरोना के चलते दिल्ली हाट की रफ्तार भी थम सी गई थी, लेकिन ये रफ्तार अब फिर से गति पकड़ रही है। दिल्ली हाट में रिस्पांस थोड़ा बहुत कम था। सितंबर महीने में पर डे कम से कम 250 विजिटर जो है दिल्ली हाट आए हैं। जो शॉपिंग प्रेमी थे वो उनका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। कोरोना वायरस के लिए बोर्ड्स होर्डिंग्स हमने लगा दिए हैं और रोज़ अनाउंसमेंट सिस्टम होता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनिए। शॉपकीपर या आर्टिजनों को ये हिदायत दी गई है कि वो शॉपिंग करते वक्त खासकर अपनी दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल खास कर रखें। दिल्ली हाट से अलग अलग प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खानसामे, दस्तकार, हस्तशिल्पी आते हैं। डीसी हैंडीक्राफ्ट के साथ रजिस्टर्ड दस्तकार बहुत कम किराए पर 15 दिन के लिए रोटेशन के बेसिस पर यहाँ अपनी दुकान के लिए जगह पाते हैं। लाजमी है कि कोरोना महामारी ने इनकी आमदनी को भी प्रभावित किया, लेकिन दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। दिल्ली हाट में धीरे धीरे कस्टमर्स आ रहे हैं। दिल्ली हाट का बिजनेस पूरा कस्टमर बेस्ड होता है। आगे त्योहार भी आएंगे, उम्मीद यही है कि कस्टमर और बढ़ेंगे और बिजनेस हमारा और बढ़ेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो हाइजीन हो और कोई भी आइटम किचन में आने से पहले उसको सैनिटाइज करते हैं। अपना हेल्थ चेकअप किया हुआ सारे लोगों का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दिल्ली हाट आएँ दोबारा से। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हेल्दी खाना खिलाएं और सुरक्षित खाना खिलाएं। कोरोना ने भले ही लोगों को कुछ समय के लिए डर के साए में रखा, लेकिन अब लोग कोरोना से लड़ने के हथियार यानी कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को अपनाते हुए उस डर की चादर को समझदारी पूर्वक हटाते हुए रोजमर्रा के जीवन को जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। यहाँ पे माहौल मुझे अच्छा लगा। सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अच्छे से मेंटेन की जा रही है। सैनिटाइजर खुद अपने साथ रखिए। यू गेट वंडरफुल। आपको बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं अभी। और हम लोगों ने ये ऐसे वाले काथा वर्क के चीज़ें हम लोगों ने लिया है। तो मेरा कहना ये है कि आप यहाँ पे आइए, दिस इज़ सेफ। दिल्ली हाट में शाम होते होते लोगों का आवागमन बढ़ता जाता है। लोग यहाँ शहर की दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपने परिवार के साथ सुकून तलाशने भी आते हैं। जैसे जैसे देश में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की आम जीवन शैली मास्क, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी के साथ पटरी पर लौट रही है। दिल्ली के दिल में बसा यह दिल्ली हाट कई महीनों के लॉकडाउन के बाद अब आम जनता के लिए फिर से खुल गया है और यहाँ की रौनक और लोगों का जज्बा देखकर लग रहा है कि यह दिन ब दिन बढ़ेगा। त्योहारों के इस सीजन में यह रंगत इसी प्रकार बरकरार रहेगी। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं सरला, डीडी न्यूज़। तो दिल्ली हाट में धीरे धीरे रौनक लौट रही है और तस्वीरें देखकर, ये पैकेज देखकर कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई। ऐसे लग रहा है कि कितने साल हो गए दिल्ली हाट गए हुए, लेकिन इस कोरोना काल में काफ़ी कुछ बदल दिया है। धीरे धीरे लोगों की आमद शुरू हो रही है, लेकिन ख़ास बात अब भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना कभी ना छोड़ें और ज़रूर पहने। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि आप इस वीकेंड पे ज़रूर जाइएगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे त्यौहार आ रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी अहम है। लेकिन आइए अब रुक करते हैं कारोबार के बाद कि स्पोर्ट्स के जगत में क्या हो रहा है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। कोरोना वायरस के कारण 7 महीने के ब्रेक के बाद वापसी कर रहे भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मुकाबले में श्रीकांत ने कनाडा के जेसन एंथनी होशुई को सीधे गेम्स में हराया। 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एकल के दूसरे दौर के मुकाबले में कनाडा के अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ 33 मिनट में 21-15, 21-14 से मात दी।
दुनिया के पूर्व नंबर 1 और फिलहाल 14वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत का क्वार्टर फाइनल में सामना दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के टिएन चेन चाओ के साथ होगा। वहीं भारत के युवा खिलाड़ी लक्ष्य सेन को दूसरे दौर के मुकाबले में डेनमार्क के हिंस क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंग से हार का सामना करना पड़ा। सोलबर्ग ने उन्हें 15-21, 21-7, 21-17 से मात दी। तो खेल की खबरों के बाद आइए देखते हैं कि इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का ये दिन। आज ही के दिन साल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन को अंजाम दिया था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंट गया था। आज ही के दिन साल 1978 में देश और दुनिया के महानतम ऑलराउंडर कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। कपिल देव ने अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में 434 विकेट लेने के साथ 5,248 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। आज ही के दिन साल 1923 में वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी भाइयों द्वारा डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो के नाम से स्थापित किया था। वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन ने अपने आप को अमेरिकी एनिमेशन उद्योग में एक अगुआ के रूप में स्थापित किया था, जो आज भी कार्टून और एनिमेटेड फिल्मों और पात्रों के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन सन 1934 में करीब 30,000 रेड आर्मी सैनिकों के साथ माओ से तुंग ने लॉन्ग मार्च की स्थापना की। इसके बाद 1935 के अंत में करीब 8,000 जीवित बचे लोगों के साथ वह उत्तर पश्चिम चीन के हनोई पहुंचे और चीनी कम्युनिस्ट मुख्यालय की स्थापना की। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अच्छी पहल यानी कि गुड न्यूज का। बात करते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की, जो कि विथुरा द्वारा शुरू की गई है। ऑनलाइन शिक्षण सुविधा केरल के त्रिवेंद्रम जिले के दूर के गांव विथुरा के पास कल्लू पपारा आदिवासी हैमलेट की आदिवासी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन रही है। बच्चे खुश हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा अब उपलब्ध है, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। देखते हैं यह खास पहल। कल्लुपारा ट्राइबल हैमलेट के छात्र जंगल रोड से कई किलोमीटर का सफर तय करके विथुरा के निकटतम स्कूल पहुंचते हैं। इस रास्ते पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। इसी कठिनाई को देखते हुए विथुरा स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारियों ने एक अनूठा प्रयास किया है। इन अधिकारियों ने कॉलोनी में छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा सुविधा के लिए खास व्यवस्था की है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए जोखिम न उठाना पड़े। ये पुलिस अधिकारी सप्ताह में 3 बार हैमलेट पर जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि छात्र अच्छी तरह से सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के ये लोग छात्रों को मार्गदर्शन भी देते हैं और विभिन्न विषयों में उन्हें पढ़ाते भी हैं। हमने उन्हें सीखने में मदद करने के लिए सिस्टम शुरू किया और टेलीविजन सेट की व्यवस्था की। मैं अपने सभी सहयोगियों का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने उस सेट का निर्माण किया जिसे आप उनके लिए टेलीविजन पर शिक्षा चैनल देखने के लिए देखते हैं। बच्चों के माता पिता खुश हैं क्योंकि उन्हें डर था कि ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाओं की कमी के कारण उनके बच्चों को दरकिनार किया जा सकता है। समागम शिक्षा अभियान के प्रशिक्षक छात्रों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करते हैं। वो बच्चों की कक्षाएं भी लगाते हैं। पुलिस ने हमें ऑनलाइन शिक्षा से नवाजा, इससे हमें बहुत सहायता मिली। निश्चित ही अगर कल्लुपारा हैमलेट जैसे बच्चों को शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की जाए तो वो दिन दूर नहीं जब यही बच्चे नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। साथ ही कोंकण गोवा में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर विक्षोभ बनने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र मराठवाड़ा में भी भारी बारिश की संभावना। आइए रुक करते हैं उन राज्यों का जिसके प्रमुख शहरों का तापमान अधिकतम और न्यूनतम क्या है, देख लेते हैं।
और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से बात कर लेते हैं डीडी न्यूज़ की पहल मास्क अप इंडिया की। तो मास्क हमेशा पहनना है, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर पहनें और मास्क को अच्छे तरह से पहनें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल किफ़ायती और असरदार तरीका, सुरक्षित रहें, खुश रहें, कोरोना से बच के रहें और इस तरह मास्क का उपयोग ज़रूर करें। और जाने से पहले आइए आपको छोड़ चलते हैं हम गरबे की खूबसूरत झलकियों के साथ कि किस तरह से सूरत में फैशन डिजाइनिंग के छात्रों के एक समूह ने हेड पेंटेड पीपी किट्स के साथ गरबे की सुंदर प्रस्तुति दी है। देखिए इसकी कुछ खास झलकियां। हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार। नमस्कार।